अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मधुमक्खी पालन कर अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। बागों में फल फटने एवं गिरने की समस्या और इसका समाधान। किसान भाइयों, कल के कार्यक्रम के अंश में हमने आपको पोस्ट कदवा जिला कटिहार के प्रगतिशील कृषक सदानंद कुमार सिंह से मिलवाया था, जो कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय करके प्रतिवर्ष लाखों की आय कमा रहे हैं। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे इनकी सफलता की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। वो पंजाब गए थे काम करने के लिए, तो रोजी रोटी के तलाश में हम भी वहाँ गए। संजोग से इधर उधर भटकते भटकते कश्मीर प्रेस फॉरम है, बी फॉर्म था, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट दोराहा में, वहाँ पहुँचे। वहाँ साल भर काम किए, छोड़ दिए। 10 बॉक्स जो है किसी किसान से हम खरीदे, वो लोग हम पे दया करके जो 10 बॉक्स दिए, उस 10 बॉक्स से जो हम 240 बॉक्स बनाए पंजाब में। फिर यहाँ कटिहार में भी देखे कि यहाँ भी सरकारी तरफ से अनुदान के रूप में दे रहे हैं, तो हम लोग वहाँ कुछ बॉक्स बेच दिए और बाकी बॉक्स जो है राजस्थान से वहाँ गंगानगर सीजन लगाने के लिए जाते थे, कोटा जाते थे, मध्य प्रदेश जाते थे। धनिया का खेती वहाँ काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो वहाँ से जो है हम लोग दोनों भाई प्लान बनाए, कुछ बॉक्स वहीं बेच दिए और 240 बॉक्स में 140 वहाँ बेच दिए, 200 बॉक्स लेके आए यहाँ। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि आमतौर पर मधुमक्खी पालन कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर या फरवरी, मार्च में शुरू करने पर अधिक सफलता मिलती है, क्योंकि इस अवधि में मौसम अनुकूल होने से मधुमक्खियों को भोजन इकट्ठा करने में आसानी होती है। कम से कम 20 बॉक्स से शुरू करें। अगर ज़्यादा पैसे वाले हैं तो भी 20 बॉक्स से करने में ही फ़ायदा, क्योंकि पहले साल जो है बहुत सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कोई बीमारी हो गया या हादसा हो गया, ज़्यादा शॉर्ट लग सकता है। इसलिए कम से कम 20 बॉक्स, हाईएस्ट 50 बॉक्स से शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों, मधुमक्खियों का आहार पराग होता है, जो कि फूलों में पाया जाता है, और एक ही स्थान पर लंबे समय तक फूल उपलब्ध नहीं रहते हैं, जिसके चलते मधुमक्खियों के आहार के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। तो सदानंद कुमार जी मधु बॉक्सों को किन किन जगह पर लेकर जाते हैं, आइए जानते हैं। शुरुआती दौर इसका सबसे बढ़िया सरसों के सीजन से शुरू होता है, नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में हम लोग किशनगंज, बहादुरगंज साइड जाते हैं, वहाँ कुछ अगेती सरसों होता है। वहाँ ख़त्म होने के बाद जो है हम लोग का लोकल एरिया में भी जो है अपना पंचायत सिकोरना साइड जो है इधर काफ़ी मात्रा में सरसों होते हैं, वहाँ सालने के बाद वहाँ रखते हैं। उसके बाद रैचा में नगोछिया हो या मनिहारी साइड रैचा में लगाते हैं। रैचा के बाद अभी लगाए थे किसान भवन में कटिहार में, सहजन में भी बढ़िया स्वाद आया, लेकिन अभी जो है यहाँ से उठा के अभी नगोछिया भागलपुर जिसको जहाँ यानी जगह मिल रहा है, तो लीची में, और लीची ख़त्म होने के बाद तिल में चले जाते हैं बागडोगरा साइड। वहाँ पिछले साल भी काफ़ी मात्रा में उत्पादन हुआ, तो तिल के बाद जो फिर पुनः वापस मनिहारी साइड गुरमी में जो है यहाँ लगाते हैं। बरसात के टाइम में जो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, जिनमें शत्रु कीटों की समस्या सबसे प्रमुख है। तो ये किसान शत्रु कीटों से मधुमक्खियों को कैसे बचाते हैं, आइए जानते हैं।
अभी इस टाइम जो है मार्च में खास करके सुंडी सड़ने वाला बीमारी है, जो कि लड़वा सुंडी बीच में ही गल जाते हैं। यही जो 15 दिन तक है, ये अभी मौसम चेंजिंग के टाइम में ये 2 बार साल में लगते हैं, अक्टूबर में और जो फरवरी मार्च में जो है इस साल में जो है ये 2 बीमारी 2 बार लगता है। ये है भरवा माइट जो है, वहाँ तक हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं बहुत विशेष मेहनत करके। तो साफ़ सफाई रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे मेन चीज़ है बॉक्स का मुंह जो है हमेशा नीचे रखा जाए, ताकि वो गंदगी जो होता है बीच में उसको मधुमक्खी खुद ब खुद जो बाहर निकाल देती है। अगर मुंह पर रखने के बाद मेन कारण है बीमारी का वही, एक साफ़ सुथरा और जगह पे रखे और बक्से को जो है साल में कम से कम 3 बार जो सफाई किया जाए, इससे बहुत हद तक बीमारी कंट्रोल में है। तो अभी बहुत समस्या, अभी फिर भी जब शुरुआत हम लोग यहाँ किए थे बहुत सी समस्याएं थी कि मेरा सरसों खा जाता है या लीची का फूल पी जाता है। 1 साल तो बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन फसल जब उसका पैदा हुआ, उस फसल को देख के वो लोग खुश हुए पुनः और खुद ही आके हम लोगों को आमंत्रण किए कि दूसरे साल भी जो हमारे वहाँ रखो। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि मधुमक्खियों व मधु बॉक्सों से अच्छे उत्पादन के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना चाहिए। जैसे गर्मी के मौसम में मधु बॉक्सों को छायादार पेड़ के नीचे रखें। फूलों की कमी होने पर मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देना चाहिए। पानी के स्रोत के पास ही मधु बॉक्सों को रखें। इसके अलावा शत्रु कीटों से मधुमक्खियों को बचाने के उपाय करें। और जैसे जैसे जानकारी होता है बॉक्स बढ़ाते जाइए। 20 से 25, 30,000, 35,000, 50,000 रुपया तक घर में रह के आदमी कमा सकता है, लेकिन लगन से करना होगा तब। इससे पहले तो मैं नया पालकों को संदेश देना चाहूँगा, जो भी काम करना चाहते हैं बहुत ही प्रॉफिट वाला काम है। हर तरह से फसल का भी उत्पादन बढ़ेगा और घर का भी आमदनी बढ़ेगा। तो किसी मधुमक्खी पालक के साथ 1 महीना 1.5 महीना उसके साथ तजुर्बा करें। मैं जो भी पालक नया काम करना चाहते हैं वो समूह से जुड़ के काम करें तो विशेष फायदेमंद रहेंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन बागवान भाइयों ने फलदार वृक्षों में आम, लीची, अनार और नींबू के बाग लगाए हैं, उनके बागों में इस समय फल बन चुके हैं, लेकिन अधिकतर बागों में फल गिरने और फल फटने की समस्या देखने में आ रही है। अगर इस समस्या का बागवान भाई समय पर प्रबंधन करे तो इससे होने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। इसलिए आप इस समस्या का समाधान किस तरह से करें, इस विषय पर उचित सुझाव दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी सिंह। किसान भाइयों, आपके आम के बाग में फल लग चुके हैं और वो लगभग कंचे के आकार के हो चुके हैं। अगर किसी किसान भाई के खेत में, बाग में फल फटने की समस्या है, बीच से फल फटना शुरू होता है और ये इसी अवस्था से शुरू हो जाता है। होता क्या है कि आम में सीधी सी एक धारी सी पड़ती है और धीरे धीरे फल फटता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था ये नहीं है। प्रारंभिक अवस्था ये है कि पहले हल्का सा इसमें शहद सा, गोंद सा निकलता है, उसके बाद में एक दरार सी पड़ती है और जब वो फटन जो ज़्यादा हो जाती है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद गुठली दिखाई देती है। फल वृक्षों में प्रारंभ में भारी मात्रा में फूल फल में परिवर्तित होते हैं, परंतु धीरे धीरे परिपक्वता प्राप्त करने तक इनकी संख्या में काफी कमी आ जाती है। ऐसा देखा गया है कि फल बनने के 2 से 4 सप्ताह के अंदर सबसे अधिक फल गिरते हैं। फल गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे निषेचन में बाधा पड़ना, भ्रूण का नष्ट होना, असंतुलित पोषण, हार्मोन्स का असंतुलन व प्रजातीय भिन्नता आदि के अतिरिक्त कुछ बाह्य कारक जैसे अधिक तापक्रम, कम आर्द्रता तथा तेज हवाएं फल के झड़ने में सहायक पाए गए हैं।
होता क्या है कि ये एक सूक्ष्म तत्व होता है बोरॉन, उसकी कमी के कारण होता है, और उस कमी को हम अगर इसी समय से सावधानी लें तो दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ये आपका फल बन के जब मटर सरसों के दाने के बराबर हुआ, उस समय एक छिड़काव हम बोरेक्स का कर सकते हैं। पहला छिड़काव में हम 8 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर वाटर के हिसाब से, पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। बोरेक्स में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि ये ठंडे पानी में कम घुलनशील है, लिहाजा हल्का सा गर्म पानी कर लें और तब उसको घोल के फिर ठंडे पानी में मिला के आप छिड़काव करें। इसी के हम 2 छिड़काव 15-15 दिन के अंतराल पे फिर करेंगे। तो ये जो फल फटने की समस्या, अंदर से कालापन होने की समस्या से आप निजात पा सकते हैं, और आपका जो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा बाजार में भी अच्छे दामों पर बिकेगा। दूसरे, आपके बाग में एक समस्या और इस समय देखने को मिलती है, अमूमन सब बागों में इस तरह का होता है कि जब कंचे या मटर के दाने के बराबर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक बोर में 8-8, 10-10 दाने लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें गिरते गिरते एक भी दाना नहीं बचता है। तो फल कम गिरें उसके लिए आप प्लेनोफिक्स जो दवा आती है जिसमें कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है, इसका छिड़काव हम 20 ppm का मतलब है कि आप 4.5 ml दवा को 5 लीटर पानी में घोल के हिसाब से बना करके अगर इसी अवस्था में हम कर दें तो लगभग 25 से 30% उपज बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें फलों का गिरना कुछ कम हो जाता है। उक्त समस्याओं के समाधान के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। तेज हवाओं से बचाव के लिए बाग के चारों ओर वायुरोधक वृक्ष के पौधे होने चाहिए। यह पौधे तेज हवाओं को बाहर से अंदर प्रवेश करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं और फूल एवं फल कम झड़ते हैं। फल बैठने के उपरांत नियमित सिंचाई निश्चित समय अंतराल पर की जानी चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में विभिन्न फसलों की खेती की जाती है, जिनमें कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इन्हीं खरपतवारों में से एक है गाजर घास, जो कि बहुत तेजी से फैलते हैं और फसलों से प्रतिस्पर्धा कर उनकी उत्पादकता में कमी कर देते हैं। साथ ही मानव जब इस घास के संपर्क में आता है तो उसके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए गाजर घास का समय रहते नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो आप कैसे करें गाजर घास का समेकित नियंत्रण, आइए देखते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति में। पार्थेनियम घास या गाजर घास, यह 1960 के दशक में हरित क्रांति के समय मेक्सिको से खाद्यान्न आयात के दौरान दबे पांव भारत में आया, इसलिए इसे मैक्सिकन घास भी कहते हैं। परंतु आज के दौर में यह खरपतवार लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में देश भर में महामारी की तरह फैल चुका है। यदि इसकी पहचान की बात करें तो यह 1 वर्षीय शाकीय पौधा है, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है। इसका तना रोएदार एवं अत्यधिक शाखा युक्त होता है। पत्तियां गाजर की तरह होती हैं तथा फूलों का रंग सफेद होता है। इसके अलावा यदि गाजर घास के हानिकारक पहलुओं पर चर्चा करें तो यह गाजर घास मनुष्यों में अस्थमा, चर्म रोग, कैंसर, एलर्जी इत्यादि विभिन्न रोग उत्पन्न करती है। साथ ही यदि मवेशी इसे चर लें तो उन्हें चर्म कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी तो गर्भपात भी हो जाता है। साथ ही साथ
कार्य क्षमता व दुग्ध उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। यह खरपतवार पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा कर उनकी बढ़वार को रोककर लगभग 70 से 72% तक का नुकसान कर जाता है। एक खास बात है इस खरपतवार की कि ये पौधा जहाँ उगता है वहाँ अन्य पौधों को नहीं उगने देता। इसके बीज हवा के साथ उड़कर, जल के साथ बहकर, मिट्टी, पैरों, जानवरों के खुरों इत्यादि से चिपककर अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में गाजर घास का नियंत्रण हर किसान व हर नागरिक का प्रथम दायित्व बनता है। अतः इस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए समेकित नियंत्रण पद्धति को अपनाना होगा, जो कि इस प्रकार से है। गाजर घास को फूल आने से पहले जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। ध्यान रहे कि उखाड़ते समय हाथ में दस्ताने अवश्य पहने। नंगे हाथ से गाजर घास नहीं उखाड़ें। आकृषित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा वाले पौधे जैसे चकोरा या औषधीय पौधे घुंघरू को लगाकर गाजर घास की वृद्धि एवं विकास को रोका जा सकता है। घर के आसपास संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे लगाना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ने वाली फसलें ढैंचा, ज्वार, बाजरा आदि की फसलें लेनी चाहिए। कृषि क्षेत्रों में गाजर घास के नियंत्रण करने के लिए धान की फसल में ब्यूटाक्लोर 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व, ज्वार तथा बाजरा में एट्राजीन 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, सोयाबीन की फसल में ऑक्सीफ्लूओरफेन 0.15 किलोग्राम सक्रिय तत्व, राजमा, भिंडी, टमाटर की फसल में एलाक्लोर 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, आलू टमाटर की फसल में मेट्रोब्यूजेन 0.50 से 0.75 किलोग्राम, मूंग, अरहर, उड़द में पेंडामिथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव बुआई के तुरंत बाद या अंकुरण से पूर्व करना चाहिए। लेकिन गेहूं की फसल में 2,4-D 0.50 से 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करना लाभकारी रहता है। आकृषित क्षेत्रों में शाकनाशी रसायन जैसे ग्लाइफोसेट 1% का घोल फूल आने से पहले छिड़काव करना चाहिए। जैविक नियंत्रण के अंतर्गत जाइगोग्राम बाइकोलेरेटम नामक कीड़े को वर्षा ऋतु में गाजर घास पर छोड़ देना चाहिए। फूल आने से पहले गाजर घास को उखाड़कर कंपोस्ट बनाने में व्यवहार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर। तो किसान भाइयों, शाकनाशी रसायन के छिड़काव हेतु फ्लैट पैन नोजल का प्रयोग करें। शाकनाशी रसायनों की अनुमोदित मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर ही छिड़काव करें। छिड़काव करते समय पूरे कपड़े, दस्ताने व चश्मे का प्रयोग करें। तेज हवा के समय छिड़काव नहीं करना चाहिए। रसायनों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि छिड़काव के समय वर्षा की संभावना न हो। किसान भाइयों, यदि इन सभी प्रक्रियाओं को सामुदायिक रूप से समूह स्तर पर अमल में लाया जाए तभी इस खरपतवार का समूल विनाश हो सकता है और ये हम सभी का दायित्व भी बनता है। तभी बन सकता है स्वच्छ पर्यावरण तथा स्वच्छ जीवन। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार के कृषक मिथुन पासवान ने। इनकी धान की फसल में कंडवा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो मिथुन पासवान जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, अभी आप अपने खेत में धान लगा लिए हैं और धान की स्थिति अब यह है कि फूटने पर कई जगह तो फूट चुके हैं, बाली निकल चुके हैं या दूध की अवस्था में है। तो अभी इस समय जिसमें बाली निकलता है और निकल गया होता है उसमें एक आभासी कण जिसको फॉल्स स्मट ऑफ पैडी कहा जाता है और एक दो दाने पर या एक दो
करनेल पर उसके आभास कण बनते हैं या आभासी, या उसको ये कहते हैं कि एक सतह बनता है और वह सतह का रंग पीला से नारंगी रंग का होता है। तो किसान भाई, इस तरह का लक्षण यदि आपके खेत में दिखाई देता है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, जिसमें किसी एक बाली पर एक दो दाने पर आवरण इस तरह का दिखाई दे तो उस बाली को सावधानी पूर्वक आप इन्वेलप, चाहे वो पॉली बैग हो या कागज का इन्वेलप हो, उसके ऊपर आप ढक दें और बाली के गर्दन को पकड़ के उस इन्वेलप पर झुका दें और कैंची से, ब्लेड से या कोई भी चाकू से काटकर उसको इकट्ठा कर दें। एकत्रित प्रभावित बाली को गड्ढे में डाल दें। तत्पश्चात कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फफूंद, उसका 3 ग्राम, जो बाजार में ब्लैटॉक्स 50 के नाम से भी मिलता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगेगा, उसको स्प्रे कर दें और फिर सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार फिर 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंतराल पर दूसरा स्प्रे जरूर करें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान अपने स्तर पर कैसे करें बीजों के अंकुरण का परीक्षण, हानिकारक रसायनों के बिना कैसे पकाए फलों को। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010045999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।